मन मैला, ओहदा मलाईदार, ऊपर सत्याचार और भीतर था भ्रष्टाचार। आदर्श का झंडा उठाए कर रहा था चमत्कार। सच्चाई आई सामने, पैसों से चल रहा था बाजार। राजस्थान का यादव सिंह। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सीबीआई ने 15 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में जोधपुर के चीफ आयकर कमिश्नर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर को भी नामजद किया गया है। रिश्वतखोर एजेंट पहले गिरफ्तार हो चुका था। अब सवाल है कि क्या आयकर विभाग में लुटेरे काम करते हैं और क्या ये लुटेरे देश को गरीब बना रहे हैं। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हैरानी है कि आयकर विभाग में ही लुटेरा था। लुटेरा नहीं, लुटेरों का पूरा गिरोह। लेकिन पहला खोटा सिक्का हाथ लगा तो लूट की फैक्ट्री का भी खुलासा हो गया। भारत देश की जनता अब पहचान गई है कि भाजपा की सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो पारदर्शिता की बात करी थी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी थी, लगता है उसका उल्टा हो रहा है। अब भ्रष्टाचार का ये जो नमूना आज के अखबार में जो आया है कमिश्नर वाला, तो इससे बड़ा तो मेरे हिसाब से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार का नमूना नहीं हो सकता। आज के दौर का नया डाकू, नया इसलिए क्योंकि अब तक पहचान छिपी थी। ईमानदारी का नकाब ओढ़े चमत्कार का दावा कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि ये तो बाजार है जो पैसों पर चल रहा था। सीबीआई ने जोधपुर के चीफ कमिश्नर को 15 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में जब हमारे घोषणा पत्र भी जारी हुए थे तथा अपने जो देश में चुनाव सभा की थी, उसमें निश्चित तौर से पारदर्शी सरकार देने का वादा किया था। और काला धन को, चाहे वो देश में हो चाहे वो देश से बाहर हो, उनके निश्चित तौर से वो बना करके, एजेंसियां बना करके उनको उजागर करने का और उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने का था। उसी दिशा में ये जो सीबीआई की कार्रवाई की गई है। जिम्मेदारी तो देश का पैसा बचाने की थी, टैक्स की चोरी करने वाले को नापने की थी, लेकिन जब इरादा ही लूट का हो, साथ में पावर भी तगड़ी हो, तो लुटेरे को कौन रोकने वाला था। लेकिन देश के लुटेरों पर नकेल कसने के लिए एक संस्था बनाई गई है, जिसे हम सीबीआई कहते हैं। कभी कभार ये संस्था अच्छा काम कर लेती है, लेकिन किसे पता आगे राजनीतिक दबाव आड़े नहीं आएगा। जोधपुर से ललित परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली और सवाल जरूर आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिरकार जब ऐसे अधिकारी काम कर रहे हैं तो क्या देश के राजस्व को नुकसान नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये काली कमाई कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। गुरुराज गर्ग जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, राजेश मंगल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजन सिंह शेखावत साहब, पूर्व पुलिस अधिकारी, आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल शेखावत साहब आपसे ही है, जब किसी विभाग का मुखिया ही इतना करप्ट हो तो उस विभाग से हम कैसे ईमानदारी की अपेक्षा कर सकते हैं। जब कमिश्नर पैसा खा रहा है तो स्वाभाविक है कि निचले स्तर पर भी तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा। धर्मराज जी, आप ये बात सही कह रहे हैं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं कि कभी देखी नहीं है। मुख्य आयकर आयुक्त है, वो खुद ही रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं और नीचे के कर्मचारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके और गठजोड़ करके और व्यापारियों को धमकाकर और इस तरह से पैसे लोगों से रिश्वत के ले रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं ये एक्सटोर्शन है। इसमें एक्सटोर्शन की धाराएं भी लगानी चाहिए, क्योंकि इनके पास में बहुत बड़ी अधिकार है, बहुत बड़ी शक्तियां हैं। उनकी आड़ में ये जो आर्थिक दंड है उनको जो वसूलते हैं, उनके पास में एक विवेकाधिकार है, डिस्क्रेशन पावर है। ये उसको अपने हिसाब से आकलन करके और उसको कम और ज्यादा करते हैं। तो इस विवेकाधिकार का प्रयोग करके और ये जनता के साथ जो एक्सटोर्शन करते हैं, तो इस तरह के मामले तो मैं समझता हूं कि कभी कभी सामने आते हैं। तो ऐसे मामलों में तो सरकार को इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे जो कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट है, जहां इस तरह से साइलेंट करप्शन जो चल रहा है, बिल्कुल वो उनको साइलेंट करप्शन है उसके बारे में लोगों की रूह कांपने लग जाए। इसमें जो भी संपत्ति पकड़ी जा रही है वो जब्त होनी चाहिए
और वो जनता के काम आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक उसको है। सार्वजनिक उपयोग में बिल्कुल, उसका- बिल्कुल, बिल्कुल। इस पर हम आगे आएंगे, इस पर हम आगे आएंगे। शेखावत साहब, गिरिराज गर्ग जी, 400 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अभी तक काली कमाई की है, ये अब तक की जांच में पता चला है। आगे जब परत दर परत खुलेंगे तो शायद ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। एक दिन में कमाई नहीं की होगी, आखिरकार सरकारों की नजर क्यों नहीं इन लोगों पर जाती है? नहीं, निश्चित रूप से यही तो इस प्रदेश का और देश का दुर्भाग्य है धर्मराज जी, कि इतने बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, लंबे समय से कर रहा है, लेकिन उसका भ्रष्टाचार कहीं उजागर नहीं हो रहा है। और यहां भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यापारी को जिसने हिम्मत करके और सीबीआई को ये सूचना दी और उसने जो करप्शन का जो पैसा ये ले रहा था उसको रंगे हाथों पकड़ाया। इसके अंदर सरकार को वाहवाही लेना चाहे, सरकार की कोई इसमें भागीदारी नहीं रही। आप देखिए राजस्थान के अंदर तो पिछले 1 साल में 3 आईपीएस और 1 आईएएस अफसर पकड़े गए। अभी कुछ दिन पहले ही तीनों आईपीएस अफसरों को बहाल कर दिया गया, वापस उनको पोस्टिंग दे दी गई। जब समाज के अंदर ऐसे उदाहरण मिलेंगे तो कहां जनता को न्याय मिलेगा? आज ये अधिकारी जो पकड़े गए हैं, कुछ रोज बाद यदि इनकी वापस पोस्टिंग हो जाती है, इनको बहाल कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से देश से करप्शन खत्म नहीं हो सकता, प्रदेश से करप्शन खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसा राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जब जाके ये भ्रष्टाचार रुकेगा। यदि उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जिनको स्पेशल क्रिमिनल पावर होता है रिलैक्स करने का, वो यदि इसका मिसयूज करते हैं, जनता को 2-4-5 साल ये बाहर रहते हैं, फिर ड्यूटी में आ जाते हैं राजेश मंगल जी, तो क्या गारंटी है कि आगे अपनी काम को ये ईमानदारी पूर्वक करेंगे? सबसे पहले मैं उस व्यापारी को और जनता को इसमें धन्यवाद दूंगा जो अपने ऊपर रिस्क लेके इसकी शिकायत की, इसको रंगे हाथों पकड़ाया। और देखो, कलेक्ट्री, पुलिस, इनके जो करप्शन है ये जनता से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, आम जनता से, तो ये सामने आते रहते हैं, जनता इनसे दुखी होती थी। लेकिन जो इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट के जो करप्शन है, ये सामने आना बहुत ही अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इससे आम जनता की बजाय व्यापारी वर्ग या धनाढ्य वर्ग इससे रिलेटेड रहता है, जो इनसे पीड़ित होकर, जो पिछले कुछ सालों में इनमें बढ़ोतरी की है, व्यापारी को इनको धमका के और जो वसूली की जाती है कि हमारे पास ये डिस्क्रिशन पावर है। भारत सरकार ने आने के बाद से काफी सिंप्लीफिकेशन किया है, काफी कंट्रोल किए, काफी प्रोविजंस में चेंजेस किए हैं कि इनका डिस्क्रिशन पावर कम से कम हो, लेकिन उसमें कुछ समय लगने की और संभावना है, जिससे कि डिस्क्रिशन में धीरे धीरे, जैसे स्क्रूटनी होती है इनकम टैक्स में, उसकी एक लिमिटेशन कर दी। प्लस साथ में उसमें ये किया है कि जिस ग्राउंड में स्क्रूटनी का सिलेक्शन हो रहा है, जो कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है जी, तो उस ग्राउंड से बाहर ये ऑफिसर नहीं जा सकता पूछताछ में, तो ऐसे कुछ कंट्रोल इन पे लगाए। इस घटना, इस तरह के राजेश मंगल जी, इस घटना से एक बात तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता चल गई होगी कि आखिरकार क्यों व्यापारी बार बार गिड़गिड़ाते हैं कि नियमों का सरलीकरण किया जाए। अमिताभ जी, आखिरकार इस तरीके के और कितने अधिकारी होंगे पूरे राजस्थान में? नहीं, देखिए, 15 लाख की रिश्वत मेरे लिए मुद्दा नहीं, ना उसके लिए मैं आया। 1-1.5 लाख रुपया जिसको अकाउंट में आता हो ट्रेजरी से, ऐसा अधिकारी होगा ये जो पकड़ा गया है। 5 लाख तनख्वाह तो भारत सरकार में किसी की है नहीं, आप कुछ हो जाओ। 1-1.5 लाख रुपए महीना का मुलाजिम, उसके पास अब तक 400 करोड़ की संपत्ति का पता लग गया। इसका मतलब खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है। ये तो एक चावल है जो हांडी से बाहर आया, पूरी हांडी है। ये बड़ी बड़ी बातों से क्या होगा? ऐसे एक नहीं, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को दिया। ये राजस्थान का यादव सिंह, उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर पकड़ा गया था, 70,000 रुपए महीना की तनख्वाह थी उसकी, उसके घर में 2.5 किलो हीरा मिला, 2.5 किलो, और घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें 10 करोड़ रुपया कैश पड़ा था, 10 करोड़। मध्य प्रदेश में एक आईएएस दंपत्ति पकड़े गए थे, उनके यहां छापा पड़ा था, उनके यहां 100-200 करोड़ रुपए कैश मिले थे, घर में बिस्तर के नीचे पूरे में नोटी नोट बिछे थे। ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है भाई? जनता को धन्यवाद, सीबीआई को धन्यवाद, सबको धन्यवाद, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकारों ने ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई कि जो अधिक लोग ऐसे पदों पर तैनात हैं जहां रिश्वत की संभावना सर्वाधिक है। ऐसे तमाम विभाग है, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, चाहे वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो हो कस्टम और चाहे वो हो इनकम टैक्स। ऐसे बहुत सारे और भी विभाग है, कहिए तो नाम लू।
क्या वहां तैनात अधिकारियों को, जिनके पास अधिकार है अच्छा बुरा करने के, उनके ऊपर एक सतत मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम बनाया? क्या सरकारों ने कभी ये चेक करने की कोशिश की कि लाख 1.5 लाख रुपए महीने की पगार पाने वाला आदमी 20 करोड़ 50 करोड़ के महल में कैसे रहने लगा? कभी नहीं दिखता क्या? और ऐसे बड़े अधिकारियों के घर नेता भी जाते हैं नाश्ता करने, खाना खाने, उनके यहां जन्मदिन पर, पार्टी में, समारोह में, वो भी नेताओं के यहां आते हैं। उनकी घड़ी भी नेता देखता है, उनकी अंगूठी भी देखता है, उनकी गाड़ी भी देखता है। चेतना नहीं आती सरकारों को? कभी समझ नहीं आता कि कभी बुला के पूछे कि भाई ये सब वैभव कहां से आया है? इतनी तो तनख्वाही नहीं मिलती आपको। मूल लड़ाई इस बात की है मेरी। सरलीकरण किया, फार्म कम हो गए, ये हो गया, स्कूटनी पिस्कूटनी, कुछ नहीं। मतलब मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जो मुलाजिम जितनी तनख्वाह पा रहा है उससे 100 गुना ज्यादा का वैभव अगर उसका दिख रहा है तो वो सरकार की रडार पर क्यों नहीं आता अपने आप? ये सवाल है मूल। उसका नाम यादव सिंह हो या जो आज इनकम टैक्स का अधिकारी पकड़ा गया राजस्थान में वो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी आईएएस अधिकारी की, किसी इनकम टैक्स के कर्मचारी की संपत्ति 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कैसे हो सकती है? ये टाटा बिरला है? क्या करते हैं ये लोग? और इसमें भी हम लोग ऐसी ऐसी मीठी मीठी बात करके बरी हो जाते हैं, चीजों को बरी कर देते हैं। नहीं, एक सतत निगरानी होनी चाहिए और जिन लोगों के ऊपर सूबा और देश चलाने की जिम्मेदारी है उनको, उन लोगों को निगाह में रखना चाहिए और उनकी माली हैसियत में कोई भी चेंज आए तो तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं माली हैसियत में, कोई पूछने वाला नहीं। हर अधिकारी जो बड़े पदों पर रह लिया वो 2-4 कोठी तो बनवा ही लेता है जहां लास्ट में सेटल होता है। कभी सरकारों ने नोटिस दिया कि भाई पैसा कहां से आया? नहीं दिया। सब काम जनता कर ले तो फिर सरकारें क्या करेंगी और सरकारों को फिर हम चुनते किस लिए हैं? अगर जनता ही सब काम कर लेगी और जो जनता से छूटेगा वो अदालत कर लेगी तो फिर गिरिराज गर्ग जी की पार्टी चुनाव क्यों लड़ती है और राजेश मंगल जी की पार्टी चुनाव क्यों लड़ती है? फिर तो जरूरत ही नहीं सरकारों की। संविधान पहले से है, अदालतें हैं, चल जाएगा सिस्टम। शेखावत साहब ठीक कहा ना? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं साहब। फिर तो सरकार की जरूरत ही नहीं हमको। अगर सब काम जनता ही को करना है और रही बची कसर कोर्ट को करनी है, जेल भेजने का आदेश कोर्ट को देना है, सरकार को तो लेना नहीं, जेल भेजने का आदेश देना नहीं। हम तो ऐसी सरकारें चाहते थे जहां सरकारों की कलम से जेल भेजने का हुक्म हो। अदालत तो बाद में आदमी जाए ये रोते पीटते कि हुजूर हमें गलत जेल भेज दिया, या अदालतें कहती हैं कि भैया इनको जेल भेजो। शेखावत साहब उल्टी गंगा बह रही है ना? बिल्कुल सही बात है साहब। आजकल अदालतें ही भेज रही है जेल, सरकारें तो निकालने का काम कर रही है। कानून क्या कहता है, व्यवस्था क्या कहती है? सरकारें जेल भेजेंगी, अदालत इसकी पड़ताल करेगी कि जेल भेजना ठीक था कि नहीं। यही है ना व्यवस्था? बिल्कुल साहब, अदालतें छोड़ने का काम करती थी कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं। अन्याय नहीं, लेकिन यानी गंगा गंगोत्री से चल के गंगा सागर जाती थी, अब काम उल्टा हो रहा। अब गंगा सागर से गंगा चल रही है गंगोत्री की ओर। सरकारें छोड़ने का रास्ता खोजने में व्यस्त है और अदालत ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। कैसे चलेगा भाई समाज? शेखावत साहब नहीं तो अदालतें जो आगे आ रही है उन्हीं को ही आगे ये काम संभालना पड़ेगा। वैसे तो सरकारों का काम है और आप सही फरमा रहे हो कि अगर सरकारें उल्टी दिशा में चलने लग गई तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और देश भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंस जाएगा। और फिर ये आज जो दिन 400 करोड़ के लोग फिर 4-4 हजार करोड़ के आसामी मिलेंगे और इसी तरह से लोग पकड़े जाएंगे। नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, 4-4 हजार वाले भी हैं अपने देश में, 4-4 हजार करोड़ वाले भी हैं। कम मत समझो आप लोगों को। गिरिराज जी, पिछले 10 वर्षों में हुकूमत हिंदुस्तान से लेकर सूबे की सरकारों तक ऐसे 5 केस नहीं मिलेंगे जहां सरकारों ने निर्णय लिया हो कि अमुक आदमी भ्रष्ट है, इसको जेल भेजता है। जो भी गया अदालत के निर्देश पर गया। फिर सरकारें क्या कर रही हैं गिरिराज भाई?
नहीं, निश्चित रूप से इच्छा शक्ति की कमी है ना अमिताभ जी। आप जो कह रहे हो ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, जनता उनको चुन के भेजती है। लेकिन आप देखिए कि सरकार में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति का आप जो कह रहे हैं कि आप पिछले 1 साल में आप देखिए राजस्थान में 3 आईपीएस अफसर पकड़े गए, 1 आईएएस अफसर पकड़ा गया। उन तीनों आईपीएस अफसरों की वापस सरकार ने पोस्टिंग कर दी, जबकि उनके ऊपर अभी एक्यूज है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, सरकार ने बहाल कर दिया, उनकी पोस्टिंग कर दी। अब कहां न्याय मिलेगा? वो जो पावर में आ गया आईपीएस अफसर वापस उसकी पोस्टिंग कर दी है, तो निश्चित रूप से जांच प्रभावित होगी। जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे वो धीरे धीरे करके सारा बरी हो जाएंगे। सरकारों को देखना चाहिए कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी, आईपीएस अफसर सबसे बड़ी पुलिस सेवा का अधिकारी होता है, जब वो पकड़ा गया है उसके ऊपर कोर्ट ने निर्णय दिया है, कोर्ट आदेश दिया है, जेल जाके आया है, लेकिन सरकार उसको बहाल कर रही है। तो जब इस तरह के निर्णय होंगे तो निश्चित। ठीक है राजेश मंगल जी, ये क्या मसला है भाई? जो जेल गया, जो जेल की रोटी खा रहा था अभी कल तक, उसको बहाली कैसे मिली? जी, बहाली सरकार ने नहीं की। सरकार वो जमानत लेके कोर्ट ने उनको रिलीव किया, सरकार के पास आए, सरकार ने उनको पोस्टिंग दी। क्यों पूछ रहे हो? ना, मेरे शो का फॉर्मेट है ना कि मित्र, यहां तो उसी सवाल पर रहना पड़ता है। क्यों दी बहाली? कोई संवैधानिक मजबूरी है कि जो जेल होके आए उसको बहाली देना? कोई संविधान में लिखा है ऐसा कोई धारा हो तो बताइए। कोर्ट से उनको रिलीफ। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं मित्र? कोर्ट से ही। राजेश मंगल जी मेरी बात को थोड़ा निवेदन है, गंभीरता से समझिए। मैं गंभीर बात करता हूं, हल्की फुल्की बातें नहीं करता। कोर्ट कभी ये निर्देश, सुन लीजिए मंगल साहब, कोर्ट कभी ये आदेश नहीं देता कि इसको पोस्टिंग दो। कोर्ट ये कहेगा इनको जमानत दे दी, कोर्ट का काम खत्म। उसके बाद आप इनको डंडे मारो, घर ले जाओ, जेल, दोबारा जेल भेज दे शासन, अनाथालय भेज दे, पोस्ट दे दे, ये शासन का जिम्मेदारी है। अदालत का काम इतना होता, जमानत दे दी। जमानत पर भी आदमी आया तो उसको पोस्टिंग क्यों मिली, ये पूछ रहा हूं। जमानत तो एक ऑफिसर जब कोर्ट से छूट के आ रहा है तो उसको पोस्टिंग तो देनी है। आप समझ ही नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, अभी आपकी जानकारी कम है। राजेंद्र सिंह शेखावत, जमानत एक्विटल नहीं होता ना, ये आप जानते हैं? नहीं, जमानत तो एक्विटल तो नहीं होता, जमानत एक्विटल नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, इनको समझाइएगा बाद में, शो के बाद, कि जमानत और एक्विटल में जमीन आसमान का फर्क होता है। जमानत केस के मेरिट डिमेरिट पर फैसला नहीं होता। इसीलिए कहता हूं थोड़ा लिखना पढ़ने में अपन रुचि रखे तो समझ पाए कैसी क्या प्रक्रिया भारत में है संविधान की। जमानत केस की मेरिट डिमेरिट पर निर्णय नहीं होता। जिसको जमानत मिल गई वो निर्दोष है, ये कतई नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर क्यों पोस्टिंग मिल गई, यही तो पूछ रहा हूं, इसी का तो उत्तर मांग रहा हूं। क्या हाईकोर्ट ने लिखा था कि निर्दोष है, तब तो केस का फैसले आ जाता, पर जमानत क्यों बोलते उसको? फिर तो केस डिस्पोज ऑफ हो जाता। शेखावत साहब, आई एम राइट? बिल्कुल सही है साहब, ये फैसला नहीं है, ये तो केवल जमानत ली गई है, एक्विटल नहीं किया गया अभी मामले का। तुम्हें जमानत को हम लोग एक्विटल समझ रहे हैं क्या? ऐसा जुलूम कर रहे हैं मंगल साहब? उनको डेफिनेटली इतना जुलूम। जमानत तो 10 मर्डर करने वाले को भी मिल जाती है और उसके 10 साल बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में फांसी मिल जाती है। इसका क्या मतलब? निर्दोष होने पर पोस्टिंग होनी चाहिए ना। जब तक आप अदालत में आरोपी हैं तब तक पोस्टिंग कैसे मिल गई? पोस्टिंग मिली है, पोस्टिंग में वो तो ऑफिसर जो वापस आया जेल से बाहर निकल के, तो उसको पोस्टिंग तो देनी होगी। नहीं, कहां लिखा है? मैं वही तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, मैं थोड़ा कम समझदार आदमी हूं। ऐसा नियम कहां है? आपकी बात का मतलब राजेश भाई, मैं नियम जानना चाह रहा हूं, कहां किस किताब का ये नियम है कि जमानत पर छूटे हुए आदमी को पोस्टिंग देनी पड़ती है? मुझे वो नियम बताइए। सरकार तो नियम से चलती है। इन नियमों की मेरे पास डिटेल जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं शेखावत साहब, ऐसा कोई नियम लिखा है क्या संविधान में कि जमानत पर जो आदमी छूट के आए उसको पोस्टिंग देनी पड़ेगी? नहीं, इस तरह के तो कोई नियम नहीं। सर्विस रूल में कोई है क्या? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? जब तक कोई भी ट्रायल चल रहा है तो वो उसको सस्पेंड ही किया जाता है। ये जरूर है, उसकी जो सस्पेंड के दौरान में जो उसको वेतन है 6 महीने तक आधा मिलता है, और उसके बाद 6 महीने के बाद तक भी अगर किसी मुकदमे का निस्तारण नहीं होता है या उसकी
सस्पेंशन की कार्रवाई का निस्तारण नहीं होता तो उसको 3/4 वेतन मिलना शुरू हो जाता है। बाकी उसको पोस्टिंग देना और नहीं देना ये कोई नियमों में इसका कोई उल्लेख पता नहीं कैसी बात है, मैं तो समझ नहीं पा रहा। आप 48 घंटे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट 48 आवर्स जेल रहे आए, वो सस्पेंड रहेगा तो फिर वो पद पर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये व्यवस्था तो है। जान प्रभावित होगी। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, नजीरे हैं, सारी सरकारें उनसे बंधी हैं, फिर भी तब तो नहीं चलेगा। कल ये जो अभी पकड़ा गया 400 करोड़ वाला, ये भी जमानत पर आएगा। जमानत तो हो ही जाएगी। जब जमानत पर आएगा, निश्चित रूप से नहीं, जमानत जब हो जाएगी तो फिर इसको केंद्र सरकार चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर बना देगी क्या गिरिराज जी? नहीं, निश्चित रूप से यदि दोबारा पोस्टिंग मिलती है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर भ्रष्टाचार में पकड़े जाने का। यह सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि यदि उस अधिकारी को आप दोबारा वापस प्राइम पोस्टिंग पर लगाएंगे तो निश्चित रूप से जांच प्रभावित होगी, निश्चित रूप से न्याय नहीं मिलेगा। जैसा कि पिछले राजस्थान सरकार के इन 3 आईपीएस अफसरों के केस में हुआ, उन तीनों को प्राइम पोस्टिंग दे दी गई। अब जब प्राइम पोस्टिंग पे वो आदमी मिल जाएगा, लाल बत्ती उसको मिल जाएगी, सारा लवाजमा उसकी हाजिरी में खड़ा रहेगा, तो जांच कहां से होगी? और वही इस 400 करोड़ के पीके शर्मा वाले केस में होगा। यदि कल इसके 1 महीने 2 महीने बाद जमानत हो जाती है और यदि केंद्र सरकार इसको वापस पोस्टिंग दे देती है तो निश्चित रूप से फिर कोई मतलब नहीं रहा। वो व्यापारी जिसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है उसके साथ निश्चित रूप से अन्याय होगा। ये अधिकारी उसके ऊपर पर्दे के पीछे से कार्रवाई करेगा और उसको इस तरह से प्रताड़ित करेगा कि उसको आत्महत्या, जैसा उसने अभी कहा कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं आत्महत्या करता या इस अधिकारी को पकड़ाता। गिरिराज भाई ठीक है, ठीक है। शेखावत साहब, ये जो इनकम टैक्स का कर्मचारी जो बंद हुआ, ये पास्को एक्ट में तो गया नहीं। आप तो पुलिस के अधिकारी जानते हैं, एक्ट पास्को में तो गया नहीं कि जमानत ना हो। ठीक है, जमानत हो ही जाएगी, करप्शन के केसेस में जमानत हो ही जाती है। ठीक, जब ये जमानत से आएगा तो इसका फूल माला से सरकार स्वागत करके इसको अहमदाबाद या दिल्ली या मुंबई का चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर बनाएगी क्या, इनकी योग्यताओं को देखते हुए? नहीं, उसका तो गलत ही संदेश जाएगा अगर इसको। नहीं, रास्ता तो वही दिख रहा है, रास्ता तो वो नजीरें तो वही बता रही है। नहीं, ऐसा गलत है वो तो बिल्कुल। अगर इस तरह का होगा, इनको वापस से लगाया जाएगा तो फिर तो आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध की लड़ाई जो है वो तो केवल एक बातों की बात ही रह जाएगी, उसकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी। ये तो जब तक इसका पूरे केस का फैसला नहीं हो तब तक इसको कोई प्राइम पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, प्राइम क्या पोस्टिंग ही नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं शेखावत साहब, इसमें मैं थोड़ा सा बहुत अदब से आपसे डिफर करता हूं। कानून में सिर्फ जिक्र है पोस्टिंग, है ना, प्राइम और नॉन प्राइम कुछ नहीं होता। ये तो हम लोगों ने बना लिया मलाईदार नॉन मलाईदार, ये कहीं लिखा थोड़ी ना कि मलाईदार पद ये, ठीक है। पोस्टिंग ही नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाएं हैं कि टेंटेड ऑफिसर्स को पोस्टिंग नहीं देंगे आप। जो 48 घंटे जेल रह आया वो भारत सरकार की सेवा में काम नहीं करेगा, राज्य सरकार की सेवा में भी काम नहीं करेगा। राजेश मंगल जी, इन सबको पढ़ते पढ़ाते नहीं हम लोग। क्या कानून है, क्या व्यवस्था है, क्या आपका नियम है? मैं पहले गिरिराज जी की बात का जवाब दे दूं। इनको आज 1 साल का भ्रष्टाचार या 3 ऑफिसर का, कांग्रेस का कितना शासन है, कितने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हुए, लाखों करोड़ों रुपए के मामले। राजेश भाई, अभी आज अपन इतनी बात नहीं, राजेश भाई नहीं, आज अपन ये बात कर रहे हैं ना, आज उस भ्रष्टाचार की बात करें जिसमें आज 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं देश के पास। राजेश घोटाले में जिन्होंने 2 लाख केवल करोड़ के ऊपर नहीं, हम हमारे बहस में ऐसा नहीं होता। हम एक ऑफिसर पकड़ा गया है, स्वागत योग्य कदम है। इस ऑफिसर की कोई प्राइम पोस्टिंग है, पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात से मैं आपकी पूरी तरह सहमत हूं। पुराने कौन से एग्जाम्पल है उनकी मेरे को जानकारी नहीं है। इट डजंट मीन कि किसी भ्रष्ट ऑफिसर को पोस्टिंग पे दे दी जाए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है और इससे कई गुना भी खुल सकता है। सवाल है जनता को थोड़ा जागरूक हो जाए, सीबीआई वगैरह जो सरकारी जो मशीनरी है और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम में आ जाए तो ये अभी और पकड़े जाएंगे। अच्छा ठीक है, शेखावत साहब, आप ही न्यूट्रल बचे हो, थर्ड पार्टी एम्पायर, बाकी 2 तो प्लेयर हैं, एक गेंदबाज एक बल्लेबाज, कांग्रेस भाजपा, इनको भी सरकार चलानी, उनको भी सरकार में आना। मुझे बताओ आप, अगर मान लीजिए मैं भ्रष्टाचार करता हूं, 1000-1500 करोड़ रुपया मैंने पीट लिया, उसके बाद में 10 दिन जेल गया। जेल का मतलब आप जानते हो, आप तो पुलिस अधिकारी रहे, आपको क्या बताना। मेरे पहुंचते ही जेल के फाटक पर मैं हॉस्पिटल शिफ्ट का कागज मेरे हाथ में आ जाएगा
हॉस्पिटल में एसी कमरे में जाकर लेट जाऊंगा और अंजीर का जूस गिलास हाथ में आएगा ना? बिल्कुल सही। मेरे पास मोबाइल भी रहेगा, टीवी भी रहेगा, अखबार भी रहेंगे, देश दुनिया जुड़ा भी रहूंगा, बाल बच्चे भी आते रहेंगे। यही होता है ना? क्योंकि मेरे जेल पहुंचने से पहले ये रिपोर्ट चली जाएगी कि मेरी छाती में एंजाइना का दर्द हो गया। ये तो जाता है ना, देखे होगा आपने तो बड़े लोगों का। और 15 दिन बाद आके मैं फिर किसी प्राइम पोस्टिंग पे बैठ जाऊंगा, तो 1500 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा लूं? 15 दिन अस्पताल में रह लूंगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही। ये भ्रष्टाचार पनपाने की प्रेरणा नहीं देती क्या इस तरह की चीजें? निश्चित रूप से इससे आदमी है उसका डर खत्म हो रहा है। जब इस तरह की देख रहा है घटनाएं, तो उसके मन में जो दूसरे भ्रष्टाचारी हैं उनका डर है वो निकलता जा रहा है। उनके दिमाग में भी इसी तरह की बात है कि अगर मान लो कोई हम पकड़े भी गए तो क्या होगा, हम आधा वहां से जेल तो जाएंगे नहीं, अस्पताल में रह लेंगे, 10-5 दिन अस्पताल में रह के जमानत करा लेंगे और उसके बाद में हमारा पैसा है, फिर हम पोस्टिंग प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक वक्त हमारा क्योंकि बहुत सीमित है शेखावत साहब, ऐसे मामलों में जो पवन शर्मा का मामला आया है, क्या ऐसे मामलों में आपके अनुभव के आधार पर सरकारों को पता होता है वो किसी कारणवश आंखें बंद करके रखते हैं? ये बात तो देखो निश्चित है, इतनी बड़ी पोस्टों पे जो अधिकारी लग रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर के सीनियर अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है तो वो उस पद पर रहने के काबिल नहीं है। उनको इस बात की जानकारी नहीं कि मेरे नीचे का जो अधिकारी है वो क्या कर रहा है। मैं मानता हूं कि पवन कुमार शर्मा इस मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त है, पर पवन कुमार शर्मा से ऊपर का जो अधिकारी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो ये तो देखे कि मेरे नीचे के कर्मचारी किस तरह का कामकाज कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त तो है कि नहीं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें पूरी संभावनाएं भ्रष्टाचार की बनती है। तो मैं तो इनके ऊपर के जो अधिकारी है वो उनकी नेग्लिजेंसी और जो उनकी आंखें मूंदने की प्रवृत्ति है उसको भी अपराध मानता हूं। चलिए, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं तो बड़ी व्यवहारिक बात कहूंगा, राजेश भाई भी मेरी बात से सहमत होंगे, टीवी पे ना भी हो, वो केंद्र में सरकार में है, उनकी मजबूरी है, लेकिन दिल से सहमत होंगे, कहेंगे अमिताभ जी ने ठीक बात की, गिरिराज भाई भी, शेखावत भाई भी। एक उदाहरण के लिए, आप मानसरोवर में सड़क पर जा रहे हो जयपुर में, शेखावत साहब सुनिएगा, है एक कोठी दिखी, आप अगल बगल वालों से पूछो, जांच की जरूरत नहीं, समझना बात को, आप अगल बगल वालों से पूछो भाई किसकी कोठी है, वो बताएंगे राजेंद्र सिंह शेखावत जी की कोठी है, पहले एसपी थे जयपुर में। सबको पता है ना? इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां बन जाती हैं, आस पड़ोस में जनता जानती है ये फला इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब की कोठी है, ये फला मंत्री जी है पुराने उनकी कोठी है, पूर्व विधायक जी है, वर्तमान सांसद जी है, कलेक्टर है, कप्तान है, कमिश्नर है। बस सरकार नहीं जानती, बाकी सबको पता होता है। पता होता ना भैया? ऐसा तो मैंने किसी इलाके में, आइए नोएडा में आपको दिखा देता हूं, चलिए जहां बड़ी कोठियां हैं जिन इलाकों में, बाहर गार्ड से पूछ लीजिए भैया किसकी कोठी है, वो बता देगा फला साहब की कोठी है। ये फला साहब की तनख्वाह देखिए सरकार के ग्रेड में तो पता लगता 80,000 रुपए महीना है, और कोठी 1000 मीटर की, 25 करोड़ की तो जमीन है केवल। सरकार छोड़ के सबको दिखता है, सरकारों को क्यों नहीं दिखता? आंख में मोतियाबिंद है, ये चश्मा लगाया है, मुझे लगता है चश्मा लगाया है। जिसको देखना चाहते हैं उसको तो देख ही लेते हैं, जिनको नहीं देखना चाहते हैं तो काला चश्मा लगा लेते हैं। जब तक हम वहां पर अलर्ट नहीं होंगे, जब तक आर्थिक भ्रष्टाचार करने वाले को यह भय नहीं होगा कि अब मेरा पूरा कैरियर खत्म हो गया, अब इसके बाद मैं भारतीय सेवा, भारत प्रशासनिक सेवा, केंद्रीय सेवा या राज्य सेवा में दोबारा नौकरी नहीं कर सकता, तब तक आदमी भ्रष्टाचार बंद नहीं करेगा। महीने तो चाहे जो काट लेगा, क्या दिक्कत है? और जिसने 400-500 करोड़ कमा लिए भैया, वो 20 करोड़ देके दोबारा पोस्टिंग नहीं ले लेगा। बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही है, लेकिन बड़ी सच्ची बात है। जिसके पास 400, 500, 1000 करोड़ जेब में है, वो 20 करोड़ लेके पोस्टिंग में ले लेगा, तब क्या करिएगा? राजेश जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, देखिए वो जान रहे हैं कि सत्य बात है ये। तब तक कोई सुधार हो नहीं सकता इस मुल्क में। अदालतें क्या करेगी? अदालतें ये निर्णय नहीं दे सकती कि इनको पद पर मत रखो। वो ये बता सकती है ये दोषी है, ये नहीं दोषी है, ये जमानत पर है, ये इसका केस डिस्पोज हो गया, यहां तक अदालतों की जुरिस्डिक्शन है। पद पर रखिए नहीं रखिए तो सरकारों का जुरिस्डिक्शन है।
अगर सरकारें पद पर रख लेंगी तो क्या होगा? मैं तो हैरान रहता हूं। कॉमन आदमी जानता है कि साहब फला अधिकारी बहुत भ्रष्ट है, उसने बहुत संपत्ति बनाई है यहां। हर आदमी जानता है उस इलाके का। सरकार नहीं जानती, विजिलेंस नहीं जानती, इकोनॉमिक ऑफेंस बिल नहीं जानती। इनको जिनको जानना चाहिए उनको छोड़ के बाकी सब जान रहे हैं। ये हिपोक्रेसी बंद करिए, ये पाखंड बंद करिए। जो आदमी एक बार भारत सरकार के राजस्व के साथ छेड़छाड़ करता मिले, आर्थिक भ्रष्टाचार में दोषी मिले, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसा राजेंद्र जी ने कहा था शुरुआत में, जिसका उदाहरण देश भर में दिया जाए, नजीर बन जाए वो सजा। लोगों को लगे कि नहीं, इतनी मेहनत से आईएएस बने थे, इतनी मेहनत से आईपीएस बने थे, इतनी मेहनत से केंद्रीय राजस्व सेवा में आए थे, अब पूरा कैरियर खत्म हो गया। इतना डर जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये 400 करोड़ वाले भी मिलेंगे, 4000 करोड़ वाले भी इसी देश में मिल रहे हैं। सोचिए, जिस देश में 67% लोग राइट टू फूड कानून के समय सरकार ने पार्लियामेंट में जो आंकड़ा दिया, 67% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। राजेश मंगल जी, 67% लोग हैं इस मुल्क में। पता है आपको? वो लोग जब टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं कि 400 करोड़ निकला, 500 करोड़ निकला, 1000 करोड़ निकला, उनके दिल पर क्या बीतती होगी? ये पैसा तिजोरियों में नहीं जाता तो गरीब के लिए कुछ उपयोग में आता, गरीब का कुछ भला होता इस मुल्क में। इसीलिए कहा था राजीव गांधी ने कि 1 रुपया चलता है, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे जेबों में चले जाते हैं। इस व्यवस्था को बदलिए। ये व्यवस्था बदलेगी तभी भारत बदलेगा, तभी राजस्थान बदलेगा, तभी हमारा शहर और हमारा मोहल्ला बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। गिरिराज गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेश मंगल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।